नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ओडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूपीएसआई 2021 की डीबी पीएचडी से संबंधित कुछ बातें जो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि कल बोर्ड के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था, जो कि उसमें बताया गया है कि कुछ जून मतलब 7-8 जून को ये नोटिस जारी किया गया है। कुछ 7 से 8 जून को ये नोटिस जारी किया गया है कि आप सभी लोग अपने अपने ज़िले में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे और ये जो 5 सदस्यीय कमेटी होगी यही आपका डीबी पीएचडी जिला लेवल पे कराएगी। ठीक है, तो हर जिले में एक 5 सदस्यीय कमेटी रहेगी। ठीक है, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि 5 सदस्यों में कौन कौन रहेंगे। पहले इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो इन 5 सदस्यों में जो पहले रहेंगे वो रहेंगे उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त कोई एक उप जिलाधिकारी, अर्थात हम एसडीएम की बात कर रहे हैं, कोई एक एसडीएम रहेंगे। ठीक है, दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पे एक एएसपी रैंक का अधिकारी होगा, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि इसको बोलेंगे पुलिस उपाधीक्षक। ठीक है, और जो तीसरा रैंक का रहेगा वो डीएसपी रहेगा। डीएसपी मीन्स होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब इसको बोलेंगे उप पुलिस उपाधीक्षक। ठीक है, चौथा जो होगा वो होगा किसी विद्यालय, जैसे कोई बीएससी वगैरह होते हैं, अगर बीएससी नहीं होगा तो कोई भी निरीक्षक रैंक का कोई एक शिक्षा विभाग से यहाँ पे अधिकारी रहेगा। और जो पांचवा रहेगा, जैसे आप लोग की जितनी भी कैटेगरी होती हैं, जैसे ओबीसी हो गया, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, इनमें से सभी में से एक सभी विभागों में से एक अधिकारी रहेंगे। और ताकि आपको कोई भी इन सब मतलब डीबी पीएचडी कराते वक्त इन सब प्रमाण पत्र में दिक्कत होगा तो ये अधिकारी के पास आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुल 5 सदस्यीय टीम हर एक जिले पे गठित होगी आपकी डीबी पीएचडी कराने के लिए। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, उम्मीद है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वो लोग कितने लोग को बुला रहे हैं। तो आपको यहाँ पे आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पे कुल 20,000 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। 20,000 लोगों की क्या होगी, अभी डीबी पीएचडी होगी। ठीक है, आप भर्ती बोर्ड की मंशा जानने की जरा कोशिश करिए कि 20,000 लोगों की डीबी पीएचडी कराया जाएगी। क्या 20,000 में 10,000 लोग रनिंग क्वालिफाई कर पाएंगे? अगर हम पिछली भर्ती का आंकड़ा देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। पिछली भर्ती के आंकड़े में अगर बात की जाए तो 40%, 35 से 40% ही लोग रनिंग को क्वालिफाई किए थे। अगर हम 20,000 का 40% निकालें तो कितना हो जाएगा, जरा आप देखिए। अगर हम 20,000 का 40% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, जरा आप देख लीजिए। ये हो जाएगा 8,000 बच्चे, अर्थात 8,000 सिर्फ और सिर्फ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, रनिंग को क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अगर ये आंकड़ा 30% का हो जाता है तब ये सिर्फ 6,000 बच्चे यहाँ पे रनिंग को क्वालिफाई करेंगे। अर्थात अभी भी 2,000 से 4,000 सीटें यहाँ पे खाली होंगी। अब ये जो अगर सीटें खाली होती हैं तो इनको जो है कि दोबारा से क्या किया जाएगा, दोबारा से इतने बच्चों को बुलाया जाएगा। कितने बच्चों को, 2,000 से लेके 4,000 बच्चे का। तो फिर से एक बार इन्हें मेरिट डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि दरोगा भर्ती में वही बच्चे मोस्टली होते हैं जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, और उनकी जो फिजिकल होती है इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, और इतने कम समय में वो फिजिकल 28 मिनट में वो 4.8 किलोमीटर की रनिंग नहीं पूरी कर पाते हैं। यही रीज़न है कि पिछली वैकेंसी में लगभग सिर्फ और सिर्फ 35% बच्चे ही रनिंग क्वालिफाई कर पा रहे थे। यही रीज़न था उसका। तो अब इस बार देखिए क्या होता है। तो भर्ती बोर्ड तो ये सोच के बुलाया है
कि इसमें 50% बच्चे रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, हमें ज़्यादा लोग का DB PhD नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भर्ती बोर्ड को कम से कम मिनिमम तो 30,000 बच्चों को बुलाना चाहिए था। ये एक आंकड़ा जो पिछली बार बल्कि SI की भर्ती में भर्ती बोर्ड जो है कि कम से कम 30,000 बच्चों को 3 गुना बच्चों को बुलाई थी, मिनिमम 3 गुना बच्चों को बुलाई थी। तो इस बार भी भर्ती बोर्ड को कम से कम 3 गुना बच्चों को तो बुलाना ही चाहिए था, लेकिन भर्ती बोर्ड ने ऐसा नहीं किया है। अब सवाल ये उठता है कि किनको रनिंग करनी चाहिए और किनको नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो रनिंग कर रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, रनिंग करना बहुत अच्छी बात है। जो रनिंग कर रहा है वो तो अच्छी बात, उनके लिए तो बहुत खुशखबरी है। क्योंकि देखिए, अभी जो सबसे बड़ा खेल है वो होता है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन। जो सबसे बड़ा खेल है वो होता है नॉर्मलाइजेशन। ये जो प्रक्रिया है ना भाई साहब, ये बहुत खतरनाक प्रक्रिया है। किसी का होने वाले का मामला खराब कर सकता है और किसी जिसको उम्मीद नहीं होगी उसका इसमें हो सकता है। तो एक नॉर्मलाइजेशन छोड़िए, मैं अच्छा आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा ये दे देता हूँ कि 3 फेज में हमारा एग्जाम हुआ था। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और एक हुआ था थर्ड फेज। ये 3 फेजों की बात की जाए तो देखिए, अगर हम पेपर का लेवल का देखें तो इसका पेपर थोड़ा इजी था, थोड़ा इजी। इसका पेपर पहले इसका पेपर इजी था, इसका इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ शिफ्टों में पेपर डिफिकल्ट था, ठीक है। लेकिन जहां बात आएगी नॉर्मलाइजेशन की, इसका अगर हम जैसे इजी बोलेंगे तो इसका मॉडरेट प्लस बोलेंगे, इसका इजी प्लस बोल दीजिए, इसका मॉडरेट प्लस और इसका भी मॉडरेट प्लस ही मान लीजिए, ठीक है। लेकिन जब बात नॉर्मलाइजेशन की होगी तब देखिए क्या होगा। जब बात नॉर्मलाइजेशन की होगी, ये तो मान लीजिए इनका स्कोर है, इनका इजी प्लस में रहा, इनका सेकेंड फेज वालों का ये फेज है सब, देख लीजिए। थर्ड फेज, ये थर्ड फेज, ये सेकेंड फेज और ये फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में पेपर इजी टू मॉडरेट का था, सेकेंड फेज में पेपर मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था, थर्ड फेज में भी पेपर लगभग वही मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था। अब अगर बात नॉर्मलाइजेशन की जाए तो नॉर्मलाइजेशन में किसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा वो फर्स्ट शिफ्ट वालों को हल्का सा फायदा मिलेगा। मीन्स अगर कहें कि हम 2 से 4 क्वेश्चन का फायदा यहाँ पे इनको देखने को मिलेगा। इनको जो है कि फायदा मिलेगा 1 से 2 क्वेश्चन को। इनको हो सकता है कि बेस शिफ्ट मान लिया जाए, या इनमें जो कुछ शिफ्ट हैं, जैसे सारी शिफ्ट थर्ड फेज के सारे शिफ्ट नहीं बल्कि कुछ शिफ्ट होंगी जिनके मार्क्स, कुछ शिफ्ट के मार्क्स इसमें सिर्फ बढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो कुछ शिफ्ट को इसी में कुछ शिफ्ट को बेस मान लिया जाएगा, ठीक है। सारे शिफ्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। थर्ड फेज में सारे बच्चों के मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, कुछ ही शिफ्ट हैं जिनके मार्क्स बढ़ेंगे, बाकी के फेज को इसमें क्या कर लिया जाएगा, बेस मान के मार्क्स दे दिया जाएगा। अब कुछ बच्चे नाराज हो रहे हैं कि सर पेपर जब इसका टफ आया था, थर्ड शिफ्ट का टफ आया था, तो क्यों इसको बेस माना जाएगा। इसका रीज़न ये होता है कि जो फर्स्ट फेज वालों का बच्चों का होता है, जब अचानक से कोई भी पेपर के पैटर्न में बदलाव आता है तो बच्चों को कुछ पता नहीं रहता है, ठीक है। और जब पेपर पैटर्न में बदलाव आता है तो बच्चों को कुछ पता नहीं रहता है। इसी की वजह से क्या होता है कि मार्क्स का डिफरेंस देखा जा सकता है इसमें और इसमें, ठीक है, या फिर फर्स्ट और सेकेंड में, या फिर सेकेंड और थर्ड में, इनमें मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है इसी की वजह से। और डिफरेंस क्यों आ जाता है, क्योंकि इनको तो पैटर्न का पता नहीं था, लेकिन इनकी वजह से ये सेकेंड वाले को पता चल गया, सेकेंड वाले को पता चल गया और फिर थर्ड वाले को भी पता चल गया। ये दोनों तो आप समझ गए पैटर्न। जैसे ये पहले वाले मतलब जब पेपर दे के निकल के आ रहे थे तो बता रहे थे भाई आप लोग जो है कि मैथ का क्वेश्चन बहुत उलझा हुआ रहा है, आप लोग इसमें फंसिएगा मत। तो ये बच्चे सब समझ जा रहे थे कि नहीं फंसना नहीं, हमको तो सिर्फ कुछ ही इजी क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाना है, बाद में टाइम मिलेगा तो हम करेंगे। तो यही सब चीज़ें इसमें डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा जब रिजल्ट आएगा तो फर्स्ट फेज में ज़्यादा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, 2 से 4 नंबर का मिलेगा, यही मैक्सिमम। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आप लोग कहेंगे सर एक मोटा मोटी कट ऑफ बता दीजिए कि उसके हिसाब से हम लोग रनिंग करें। तो ठीक है, मैं आपको एक मोटा मोटी कट ऑफ बता देता हूँ, इसी हिसाब से आप लोग जो है रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी जो रनिंग कर रहा है ये कट ऑफ को ना देख के रनिंग कर रहा है, उसके लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रनिंग करना जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
चलिए अब एक मोटा मोटी हम कट ऑफ के बारे में आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए हमारे पास कितनी कैटेगरी होती है, हमारे पास होती है पहले देख लेते हैं, हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एससी, इसके बाद हम बात करेंगे एसटी, इसके बाद हम बात करेंगे वुमेन, इसके बाद हम बात करेंगे एक सर्विस मैन, ठीक है। इतनी कैटेगरियों की हम बात करेंगे अभी, ठीक है। अब इनके हम थोड़ा मार्क्स जान लेते हैं। चलिए जो बच्चा जनरल में है, ठीक है, जनरल वाले जो बच्चे हैं इनके अगर इनके मार्क्स 105 से लेके अगर 108 के बीच में बन रहे हैं, मेरा ये पुराना कट ऑफ है भाई, 105 से लेके 108 के बीच में बन रहे हैं, तो ये लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और जो इसमें 100 प्लस भी है ना, वो भी रनिंग अपना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन ये लोग तो एकदम श्योर रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ये लोग भी आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो इसमें जो है 102 से लेके 105 तक के बच्चे, सारे बच्चे आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। वहीं इसमें भी 100 प्लस जितने बच्चे हैं वो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और देखिए ये लोग एकदम श्योर वाले हैं, ये लोग श्योर रनिंग स्टार्ट करिए, ये लोग भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रनिंग कभी नुकसान नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाएं तो आपको पछताना ना पड़े। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये भी लोग जो 100 से लेके 103 मार्क्स तक हैं, ये सभी लोग अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें। और इसमें भी बात की जाए तो 98 प्लस वाले ये लोग भी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इससे की बात की जाए तो जो बच्चा 96 से लेके 100 के बीच मार्क्स पा रहा है, ये अपना रनिंग स्टार्ट कर सकता है। इसमें आप चाहें तो 92 प्लस वाले भी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो जो बच्चा 92 से लेके 95 तक है, ये बच्चा अपना रनिंग स्टार्ट कर सकता है। और इसमें 90 प्लस वाले भी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वुमेन कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी वो 95 प्लस जाएगी, तो जो भी वुमेन 95 प्लस हैं वो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर 90 प्लस भी आप हैं तब भी आप स्टार्ट कर दीजिए, बट 95 प्लस वाले आप जरूर रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो ये लोग जितने भी हैं 90 प्लस वाले, ये सभी लोग अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, सबका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। आप लोग ये मत घबराइए कि 20,000 बच्चों में मेरा नाम आएगा कि नहीं। आपका ये काम घबराना नहीं है, बल्कि आपका काम अपना कर्तव्य करना है, ठीक है। आपका काम अपना कर्तव्य करना है, योर ड्यूटी, आपकी ड्यूटी क्या है, ठीक है। आपकी ड्यूटी क्या है, आपका काम ये है, न कि ये आप देखना कि आपका नाम इसमें आएगा कि नहीं। आपका नाम बिल्कुल आएगा, लेकिन पहले आप अपना काम करिए, आप अपनी रनिंग स्टार्ट करिए, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी कट ऑफ है, आप लोग इसे देख के अपनी रनिंग को बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों अगर आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल पे आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट, यूपी पुलिस एसआई हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी है सबकी आपको यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट जो है मिलती रहेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करिएगा, पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।